नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि चंद्रदेव के ऊपर बात करेंगे। चंद्रदेव की कुछ रेमेडीज़ हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। इस पे किसी भी तरह का आपका पैसा नहीं लगेगा, ये आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्रदेव का महत्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि चंद्रदेव की क्या इम्पोर्टेंस होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। चंद्रदेव सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छे या राजयोग बन रहे हैं या किसी तरह के धन योग बन रहे हैं, तो अगर आपका चंद्रदेव जो हैं वो शीन चंद्रमा हो जाए। शीन चंद्र का मतलब होता है कि वो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो और बहुत ही कमज़ोर हों, पाप मध्य में हो, पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हों, तो जितने भी अच्छे राजयोग होते हैं कुंडली में वो उतना शुभ फल नहीं दे सकते हैं। इसीलिए चंद्र कुंडली की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपने देखा होगा जब मैं प्रेडिक्टिव पार्ट करता हूं तो चंद्र कुंडली से भी गोचर लगाया जाता है। चंद्र कुंडली से भी अब हर चीज़ जैसे नॉर्मल लगन कुंडली से देखते हैं, चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं दोस्तों। चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो अगर चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन होगा अस्थिर होगा, एक जगह पे उसका जो मन है वो टिक नहीं पाएगा, सेट नहीं हो पाएगा। ये सब लक्षण जो होते हैं चंद्रमा से होते हैं। छोटे बच्चों की कुंडली में अगर चंद्रमा 8वें घर में आ जाता है और कुछ उस पर योग होते हैं जिनको बालारिष्ट योग कहा जाता है, इसके ऊपर मैं भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उस केस में भी चंद्रदेव से ही सारी जो है प्रेडिक्शंस की जाती हैं दोस्तों। इसीलिए चंद्रदेव की बहुत इम्पोर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए जो बिल्कुल फ्रूटफुल हों और असर करें अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है। कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले, जिन भी लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है या नॉर्मल भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। ये हर कोई रेमेडी कर सकता है, लेकिन जिनके चंद्रमा कमज़ोर हैं वो कैसे आपको जज करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोस हैं। ओनरशिप से कैसे देखा जाता है कि कौन से हाउस में, कौन से लगन में कौन सा प्लानट ख़राब होता है, अच्छा होता है, तो ये पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। गौरी स्तुति होती है दोस्तों, ये करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। अगर आप माँ गौरी की पूजा करते हैं, जिनका चंद्रमा खराब है उनको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, चंद्रदेव उनके इम्प्रूव होंगे। सेकंड बेस्ट रेमेडी जो होती है वो है ओम नमः शिवाय का जाप आप करें 108 बार। ये 108 बार ही करना है दोस्तों, ये आप याद रखिए। और डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, चंद्रमा उतने ही आपके इम्प्रूव होते जाएंगे। उसके बाद एक ये मंत्र है, जिन लोगों का चंद्रदेव खराब हैं वो ये मंत्र अवश्य पढ़ें। बहुत ही एक सुंदर मंत्र है दोस्तों, बहुत छोटा सा मंत्र है, इसमें ज़्यादा पढ़ने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। मैंने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कहने पर यहाँ पे पूरा लिख भी दिया है, तो आइए देखते हैं। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये सिंपल सा मंत्र है, जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर है वो ये मंत्र अवश्य पढ़ें, बहुत लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद भगवान शिव की एक दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ होता है। ये मार्केट में अवेलेबल है ईज़िली, कोई भी रिलीजियस बुक्स की शॉप्स होंगी वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। ये भी चंद्रदेव के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में होता है, तो उनको ये पाठ अवश्य करना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। तो चंद्रदेव कुंडली में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब किन किन स्थितियों में अगर आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं और क्या क्या चंद्रदेव की रेमेडीज़ करनी है। इसमें कुछ पाठ पूजा भी होती है, वो आप जो अपने मंदिर के पंडित जी होते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत एक लंबा सा वीडियो हो जाएगी। एक नक्षत्र जन्म, जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। एक नक्षत्र जन्म का मतलब होता है अगर आपके घर में कोई बालक
या कोई भी कन्या जन्म लेती है और उसका जन्म नक्षत्र अगर घर में माता पिता या सगे भाई बहनों के नक्षत्र सेम होंगे, दोनों के नक्षत्र सेम होंगे, तो ये एक तरह से दोष माना जाता है। इसमें पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और स्वयं बालक जो होता है हर कार्य में जो बाधाएं क्रिएट करेगा, घर की उन्नति रुक जाती है, घर की सुख शांति डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर इस तरह का दोष आपके घर में है तो उसकी एक प्रॉपर विधि होती है पूजा करने की दोस्तों। इसमें 4 कलश बनाए जाते हैं और 4 या 5 कलश बना के एक प्रॉपर विधि से पूजा होती है, वो आप कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया आपको, आप मंदिर के पंडित जी से डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल्स में और बता देंगे। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर समझने की है, ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूँ, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हमेशा कमज़ोर होते हैं दोस्तों। कृष्ण पक्ष में हालांकि बुक्स में लिखा रहता है 6 दिन पहले, 6 दिन बाद, कुछ लोग उसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण शुक्ल पक्ष की दशमी इस तरह मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक आप बेसिक रूल यहाँ फॉलो कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा मोस्टली ख़राब रिजल्ट्स ही देता है। वो डिपेंड करता है फिर उसकी डिग्रीज़ पे, कितनी ज़्यादा उस पर इम्प्रूवमेंट है, कौन सा प्लानट उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो फर्दर फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष के चंद्रमा ख़राब माने जाते हैं, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है तो ये रेमेडी आपको करनी है जो मैंने बताई है, भगवान शिव की पूजा, और ये वाला मंत्र जो है आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। थर्ड, केमद्रुम योग। देखिए इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत सी बुक्स, बहुत सी यूट्यूब चैनल्स पे लोग बताते हैं कि केमद्रुम योग कैसे बनता है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो कोई नहीं बताता है। देखिए केमद्रुम योग तभी बनता है जब चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के होंगे और बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में होंगे, तभी केमद्रुम योग बनता है। और इसके कैंसलेशन के भी बहुत सारे परिहार होते हैं। ये डिटेल्स में मैं आने वाले समय में एक अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपका केमद्रुम योग में जन्म है, केमद्रुम योग होता क्या है ये मैं आपको इन शॉर्ट फटाफट बता देता हूँ। केमद्रुम योग का मतलब होता है अगर चंद्रमा के एक घर आगे, चंद्रमा के एक घर पीछे कोई भी प्लैनेट नहीं हो, चंद्रमा अकेले हों, तो उसको केमद्रुम योग माना जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बहुत से परिहार होते हैं दोस्तों। अगर चंद्रमा आपके शुक्ल पक्ष के हैं और उसके आसपास कोई भी प्लैनेट नहीं है तो केमद्रुम योग नहीं होता है। ये बहुत एक डीप विषय है, ये डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो केमद्रुम योग, चंद्रमा के आसपास कोई प्लैनेट नहीं है तो उस केस में एक सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय का पाठ आप कर सकते हैं, बहुत ही इससे आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके पाप मध्य में है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आपको डेफिनेशन क्लियर करनी होगी, कौन से चंद्रदेव। जी हाँ, कृष्ण पक्ष के चंद्रदेव या शुक्ल पक्ष के चंद्रदेव। अगर चंद्रमा कुंडली में ऑलरेडी बली हैं, शुक्ल पक्ष के हैं, कोई योग कारक प्लैनेट उन पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन उनके आसपास 2 मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं, मान लीजिए एक तरफ राहु हैं, एक तरफ शनिदेव हैं और बीच में चंद्रदेव आ जाते हैं, तो उसको पाप मध्य कहा जाता है दोस्तों। पाप मध्य और पाप कर्त्री में डिफरेंस होता है। ये डिटेल्स में मैं और इस पर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। तो पाप मध्य में अगर आपके चंद्रमा हैं और वो क्षीण चंद्रमा है, वीक चंद्रमा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं चंद्रदेव। और जिस भी घर के वो कारक होंगे, जिस रिलेटिव से उनका रिलेशन होगा, आपकी मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, बार बार आपको घर चेंज करने पड़ सकते हैं, तो बहुत सारी इससे प्रेडिक्शंस निकलती हैं। तो उस केस में एक प्रॉपर पूजा होती है दोस्तों। जो प्लैनेट्स पाप मध्य में चंद्रदेव को घेर रहे होते हैं, उन दोनों प्लैनेट्स की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी शांति की जाती है। तो इसका एक प्रॉपर विधान होता है, ये यहाँ पे बताना उचित नहीं होगा। एक सिंपल प्रोसेस पूजा होती है, वो आप पंडित जी से करवा सकते हैं। तो जिनके भी चंद्रमा इस पोजीशन पे हैं वो ये रेमेडीज़ अवश्य करें। अब अगर चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में है तो चंद्रदेव को खराब माना जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है, कौन से चंद्रदेव।
ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं प्रेडिक्शंस में। मान लीजिए आपके चंद्रदेव शुक्ल पक्ष के हैं और बहुत ही पावरफुल हैं और छठे घर में हैं, तो वो चंद्रदेव अत्यंत बली माने जाएंगे दोस्तों। ये कुछ फाइनर डीपर प्रेडिक्शंस हैं, ये जैसे जैसे मेरे को समय मिलता जाएगा मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर चंद्रमा क्षीण हैं, कमज़ोर हैं, कृष्ण पक्ष के हैं और वो छठे, आठवें और 12वें भाव में हैं, तो उस चंद्रदेव को कमज़ोर माना जाएगा और उस पर अगर पाप प्रभाव भी पड़ जाता है, मान लीजिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, किसी बालक की कुंडली ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है और वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, क्षीण चंद्रमा हैं, बिल्कुल वीक हैं, डिग्री वाइज भी वीक हैं, षडमल में भी उनमें बल नहीं है, राहु देव की उन पर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में अकस्मात दुर्घटना होने का बहुत भय रहता है या बच्चे को एक बालारिष्ट योग भी लग सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ और फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस के बाद एक क्लैरिटी होती है। लेकिन उसके जीवन में सदा कष्ट रहेगा क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चंद्रदेव जो हैं धन के भी कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्षीण चंद्रमा अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में होंगे तो वो कमज़ोर माने जाते हैं। तो आप उनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी सारी यहाँ लिखी हैं, जो आपको रेमेडी इजी लगती है अगर आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण में जिनका जन्म है, वो एक सिंपल पूजा होती है, वो आप करवा सकते हैं। जिस नक्षत्र में ग्रहण लगा है उस नक्षत्र के देवता की भी पूजा आराधना करनी होती है, तो ये एक ही बार आपको करना है, वो आप कर सकते हैं। किसी का जन्म अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में है, तो देखिए ये थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट है। अगर किसी का जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, ये तिथि जो है अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप अवश्य करें। और देखिए ये चंद्र देव का यंत्र मैंने यहाँ बना रखा है, इसको चांदी पे आपको बनाना है और आप चाहें तो इसको अपने गले में पहन सकते हैं। अगर गले में पहनने में असुविधा होती है तो वाइट कलर का एक आप कपड़ा ले सकते हैं और वाइट कलर के ही मार्कर से, पेन से, जो भी आपके पास हो, उससे ये यंत्र आप हर सोमवार को बनाएं। इससे 100% आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपके जो कमज़ोर हैं, कुंडली में ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी दोस्तों। तो जिनका भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जन्म है, एक पूजा होती है उसके लिए, वो पूजा आप पंडित जी से डिस्कस कर सकते हैं, वो आप ज़रूर करिए। और ये वाला पाठ भी आप अवश्य पढ़िए दोस्तों। अगर ये पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो मंत्र है इसमें वो आप ज़रूर पढ़िए। अब गंडमूल और गंडांत, देखिए इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी सारी वीडियोस हैं, यहाँ पे मैं अभी डिटेल्स में और नहीं बताऊँगा। जिनका भी जन्म गंडमूल नक्षत्र में है और चंद्रमा अगर वीक हैं कुंडली में, तो आपको इसकी रेमेडीज़ करनी है। इसकी एक पूजा होती है, बहुत सिंपल एक रेमेडी होती है। और जिनका जन्म गंडांत में है, गंडांत नक्षत्र में है या गंडांत लगन में है, ये आप, या गंडांत तिथि में है, ये सारी वीडियोस उस पर ऑलरेडी मेरी हैं, आप देख सकते हैं कि गंडांत कैसे बनता है। और सुविधा के लिए पंचांग में सब कुछ दिया रहता है दोस्तों, आपको कुछ भी मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप पंचांग खोलेंगे तो आपको डेट वाइज पता चल जाएगा कि गंडांत कब होता है। तो अगर इस पीरियड में आपका जन्म है तो फिर एक इसकी पूजा होती है जो पंडित जी आपके लिए परफॉर्म कर देंगे, वो आप करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल पूजा होती है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगता है दोस्तों। चंद्रदेव का यंत्र मैंने आपको यहाँ बता दिया है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है तो ये यंत्र बनवा के, चांदी में बनवाना पड़ता है, ये आप गले में पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रदेव कमज़ोर हैं तो उसकी दान हमें क्या करना चाहिए, क्या दान करने की वस्तुएं होती हैं। देखिए वाइट कलर की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, दही दान नहीं करना है दोस्तों, दूध दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, वाइट कपड़ा दान कर सकते हैं, कोई भी वाइट चीज़ हो वो दान कर सकते हैं, लेकिन दही दान नहीं करनी है। कपूर दान कर सकते हैं, कोई बर्तन दान कर सकते हैं वाइट कलर का, देसी घी भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसकी उसको ज़रूरत हो, जिसकी उसको आवश्यकता हो दोस्तों।
और जो लोग एक सिंपल रेमेडी करना चाहते हैं वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जब आप स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप दूध मिला लें, कच्चा दूध, उसको उबालना नहीं है, कच्चा दूध मिला के आप जो नहाने वाली बाल्टी होती है जिसमें आप नहाते हैं उसमें दूध मिला के आप स्नान करिए। ये भी चंद्रदेव की बहुत ही एक कारगर रेमेडी होती है। कुछ चंद्रदेव के मंत्र होते हैं वो आप पंचांग में देख सकते हैं। ओम सोमाय नमः, बहुत सारे मंत्र होते हैं, ये एक एक करके मैं बोलूँगा तो बहुत यहाँ समय लगेगा। तो सारी पंचांग में जो है डिटेल्स दी रहती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। जिन लोगों का चंद्रदेव लगन में है, एक पॉइंट और मुझसे मिस हो गया था, ये मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों के चंद्रदेव लगन में हैं और क्षीण चंद्रमा है, वीक चंद्रमा है और चंद्रमा आपके लगन में है, तो उनको ये मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बहुत ही सिंपल मंत्र है, पढ़ने में भी बहुत इजी है, एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जिनका भी वीक चंद्रमा, ये मैं फिर से क्यों रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे। वीक चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा अगर लगन में ही विराजमान हो तो वो चंद्रमा खराब माना जाता है, बहुत से राजयोगों को वो नष्ट कर देता है और बहुत सी सुख सुविधाएं, धन धान्य को भी वो नष्ट कर देता है दोस्तों। तो सारी रेमेडीज आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मंगल देव के ऊपर, उनकी कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा आपको और किस किस चीज़ों के वो कारक होते हैं, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे मंगल देव के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए। जो लोग मेरे को व्हाट्सअप करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे 1 मिनट तक फ्लैश होता है दोस्तों। जब मेरी वीडियो आरंभ होगी, आराम से 1 मिनट तक मेरा नंबर उस पर फ्लैश होता है, आप नंबर नोट कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।